हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। बच्चों, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण इसे हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। बच्चों, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, बढ़ा हुआ हो, दबा ना हो, उभरा है बच्चों, है ना, तो आपका उत्तल दर्पण, उभरे से उत्तल, ऐसा आप दिमाग लगाना। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है, तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। और जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता बच्चों, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता, तो आपका क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। जैसे मैं यहां पे आपको बता दूं, इसके पहले मैंने जो थ्योरम कराया था, यह था बच्चों अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण में ये आपका परावर्तक पृष्ठ दबा है, देख सकते हैं अंदर धंसा हुआ है बच्चों, और ये उभरा हुआ है। अब ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है? मान लीजिए हमारा बच्चों ये क्या है, एक दर्पण है, एक गोले का भाग है, गोली दर्पण है, तो कहीं ना कहीं एक गोले का भाग है, और जिस गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी बच्चों। और उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र यहाँ पे C है। ये हमारा गोलीय दर्पण है, देख लो जरा, ये कैसा है? गोली दर्पण। गोली दर्पण में आपका बच्चों ये उत्तल दर्पण है। ये किसी न किसी एक छोटे से गोले का भाग होगा। जिस गोले का भाग होगा बच्चों, जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र, और त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों, मुख्य फोकस क्या कहलाता है? मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, और फिर जिस बिंदु से होकर जाती है बच्चों परावर्तन के फलस्वरूप, चूंकि परावर्तन तो इस दिशा में है लेकिन हमने बढ़ाया है पीछे की ओर, इसलिए आपका मुख्य फोकस हो गया। मुख्य फोकस की परिभाषा हमने बताई थी कि मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, और परावर्तन के फलस्वरूप यानी बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है बच्चों, उसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और ये आपका ध्रुव है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने कहा x/a क्या है? एक उत्तल दर्पण है, p इसका ध्रुव है, f इसका मुख्य फोकस है, c इसका वक्रता केंद्र है बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित होती है, परावर्तन के बाद BM दिशा में चली जाती है। परावर्तित हुई बच्चों तो BM दिशा में चली जाती है। BM को हमने आगे बढ़ाया तो ये आपका F मुख्य फोकस हो गया, और बच्चों B और वक्रता केंद्र C को मिला दिया BC को, तब इसको आगे बढ़ाने से आपका जो CN है बच्चों अभिलंब हो जाता है। और आप सबको पता है परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। बच्चों, आप लोगों को बहुत डीप में समझाया जाता है, हर एक लेक्चर में बेसिक से बताया जाता है, और जो बच्चे पहली बार आए उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो कहता हूं कि बच्चों हमेशा आप लोग पुराने लेक्चर जरूर देखें, और प्रॉपर तैयारी के लिए एक बेहतर नोट्स की जरूरत होती है, जो कि शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है, तो आप जरूर नोट्स ले लें। बच्चों, ये मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है, प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तित होकर चली गई। ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित, और बीच में होता है अभिलंब। जब बच्चों अभिलंब ये बिल्कुल लंबवत होता है, तो ये जो आपतन कोण I का मान है बच्चों, ये परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो यहां से प्रकाश किरण AB आपतित हुई है, परावर्तन के बाद BM दिशा में गई है, तो बच्चों BN इसका अभिलंब हुआ, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। मतलब बच्चों ABN जो है NBM के बराबर होगा। ABN या MBN दोनों बराबर होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों आप लोग लिखोगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब बच्चों यहां पे मैं कोण लिख सकता हूं कि ABN बराबर MBN। इतना तो क्लियर हो गया ना? मैंने लिख दिया है आपतन कोण बच्चों ABN बराबर परावर्तन कोण NBM या MBN, चाहे आप इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, दो रेखाएं समांतर है, कोई तीसरी रेखा इसको काटे तो ये जो कोण है वो संगत कोण होगा बच्चों। मतलब ये जो आपका C वाला कोण है ये I कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। ठीक है बच्चों, फिर से समझिएगा, दो रेखाएं
समांतर है उसे तीसरी रेखा क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो बच्चों ये जो वाला कोण है, ये जो कोण है बच्चों, ये संगत कोण कहलाते हैं और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए आपका 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यदि ये 30 डिग्री है बच्चों तो ये भी 30 डिग्री होता है। तो यदि दो रेखाएं समांतर है, मतलब यहां पर मैं लिख दूंगा बच्चों कौन कौन समांतर है, पीसी और एबी समांतर है। तो यहां पर आप लिखना चूंकि पीसी है, इसको समीकरण 1 दे देना, जरूरत पड़ सकता है। चूंकि पीसी समांतर है किसके बच्चों, एबी के बराबर है। वाह, इसको जो BC है या जो CN है वो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना, या BC जो है बच्चों इन दोनों को मिलाती है, VC दोनों को मिलाती है, दोनों को मिलाती है। तो भाई साहब आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि सर संगत कोण, मतलब ये जो वाला C वाला कोण और जो I है बच्चों वो बराबर होगा, क्योंकि दो रेखाएं समांतर है, उसको तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो संगत कोण हमेशा बराबर होता है। मतलब कोण ABN, जो कोण ABN है बच्चों, वो कोण किसके बराबर होगा, PCB के। किसके बराबर हो बच्चों, PCB, या ऐसा भी लिख सकते हो BCP के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, BCP के। ये कौन से कोण है बच्चों, संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है, इसको आप समीकरण क्या दे दो बच्चों, 2 दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिएगा, अब यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे एक रेखा आपको ऐसा नजर आएगा, एक रेखा ऐसा नजर आएगा, तो ये वाला बच्चों R है, देख लेना ये R है। ठीक है, फिर समझना ये R है, तो ये R जो है इसके बराबर होगा, मतलब ये जो B वाला कोण है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, हर एक पॉइंट को समझाते चलता हूं, किंतु जो आपका कोण MBN है वो बराबर है कोण किसके, B या CBF के। वो कौन सा कोण है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। मैं फिर समझाता हूं बच्चों, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये दोनों आमने सामने के हैं, बराबर हैं, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब तीनों से क्या निष्कर्ष निकलेगा बच्चों, देखिएगा, मैंने कहा ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है सर, यदि इसको मैंने 30 माना तो C भी 30 बन रहा है, ये भी सही है। ये वाला कोण इसके बराबर है, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 है। ठीक है सर, मतलब ये दोनों 30 है तो ये 30 है। अब मैंने आपको बताया ये वाला कोण इसके बराबर, तो ये भी 30 हो गया। कुल मिलाकर के ये दोनों बराबर हुए। फिर से समझना, एक एक पॉइंट आप समझो। पहले समीकरण से क्या पता चला, ABN आपतन कोण यदि 30 है तो परावर्तन भी 30 है। चलो ठीक है सर, यदि ये 30 है तो ये भी 30 है। क्लियर हुआ ना, मतलब दोनों कोण 30 है। ठीक है, रिलेट कर रहे हैं। फिर हमने कहा ये और ये संगत कोण है, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 है, ये भी ठीक हो गया सर। अब एक चीज और बताया था कि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है। समझना बच्चों, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये R वाला और B वाला शीर्षाभिमुख कोण, मतलब इसको तो हमने इसके बराबर माना था 30, तो ये भी 30 है। मतलब कुल मिलाकर के समीकरण 1 2 3 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, समीकरण 1 2 3 से देखो ना भाई, ये जो ABN है MBN के बराबर है, ABN है BCB के बराबर है ना, कि PCB के मतलब C के बराबर है, तो B जो है C के बराबर है। यहां भी जो B है बच्चों, ये भी कुल मिलाकर के यहां पे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, कुल मिलाकर सब बराबर है। खत्म कहानी। मतलब हमारा लास्ट निष्कर्ष इसको निकालना है कि B और C दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसमें समीकरण हमने 3 दिया है और इन्हीं समीकरण डायग्राम से आप समझोगे तो समीकरण हमको 1 2 3 लेकर चलना है। समीकरण 1 2 हुआ 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या होगा बच्चों, आपका क्या मान निकलेगा कि कोण B, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं CBF बराबर हो जाएगा PCB या BCP, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCP। इसको आप समीकरण 4 दे सकते हैं, नहीं देना है तो ना दें। अब बच्चों, यदि दो कोण, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, त्रिभुज CBF में यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो सामने वाली भुजा बराबर हो जाएगी, यानी B के सामने वाली भुजा FC और बच्चों C के सामने वाली भुजा VF। भुजा ध्यान रखना, कोण B के सामने वाली भुजा ये वाली बच्चों,
ये आपका एफ सी है, ठीक है, और ये सी के सामने वाली भुजा बच्चों बी एफ है, ये दोनों बराबर हैं। अब मानकर चलेंगे, यहां से देखिएगा बच्चों, मेरे कहने का मतलब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, अल्प हो, दर्पण का द्वारक यदि छोटा हो, बच्चों यहां पे समझ लीजिएगा, चीजें क्लियर करना है आपको, दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये डायग्राम है, दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बी आकर के यहां पे टिक जाएगा, दर्पण का द्वारक छोटा होगा मतलब बी एफ जो हो जाएगा पी एफ के बराबर होगा। तो आगे आपको लिखना बच्चों, दर्पण का द्वारक छोटा होता है इसलिए बिंदु बी जो है वो ध्रुव पी के पास हो जाएगा, तो बी एफ और पी एफ बराबर हो जाएंगे। फिर से समझना, ये डायग्राम इसलिए बार बार यहां पे भाई खिसका रहा हूं कि बी जब पास में, दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बी एकदम ध्रुव पी के पास आएगा, तो लगभग जो बी एफ का मान है, क्योंकि इस तरीके से हो जाएगा, बी एफ और पी एफ क्या है, बराबर हो जाएगा, तो हमने बी एफ बराबर पी एफ। अब बच्चों बी एफ की जगह पी एफ रख सकते हैं, तो समीकरण 5 और ये समीकरण 6 है, तो समीकरण 5 हुआ 6 से, समीकरण 5 हुआ 6 से, समीकरण 5 हुआ 6 से कहता है बच्चों क्या, यहां पे आपका बी एफ की जगह पी एफ रख देंगे, तो एफ सी बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, पी एफ, एफ सी बराबर पी एफ। आगे लिखना है, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ यानी एफ सी में पी एफ जोड़ेंगे तो इधर पी एफ धन पी एफ हो जाएगा, पी एफ धन पी एफ, और एफ सी और पी एफ जुड़ेगा ना बच्चों, एफ सी और पी एफ जुड़ेगा तो पी सी के बराबर होगा, आगे हम प्रूव करके दिखाएंगे, और इधर हो जाएगा 2pf। ऐसा क्यों बोल दिए सर, देखो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। देखो बच्चों, आपका pf और pf जुड़ा तो 2pf हो गया, और pf को fc के बराबर जोड़ेंगे तो pc हो जाएगा, भाई इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों किए सर, pf क्यों जोड़े, देखो भाई pf इसलिए जोड़े क्योंकि fc का कोई मान नहीं होता है लेकिन pc का मान होता है, और पीसी है आपका वक्रता त्रिज्या, और इसका संबंध हमें निकालना है। पीसी क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या है, पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या मानना है, इसलिए भाई साहब हमने ऐसा पीएफ जोड़ दिया कि ये पीसी और पीएफ सॉरी एफसी और जो आपका पीएफ ये दोनों जुड़ेंगे तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के बराबर हो जाएगा, और 2pf के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आपको चिन्ह परपाटी का ध्यान में रखना होगा कि चिन्ह परपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी से जो पीसी है बच्चों वो प्लस का आर होगा। प्लस का आर जानते हैं क्यों, क्योंकि प्रकाश इस दिशा पे जा रहा बच्चों, उसी दिशा में हम दूरी माप रहे हैं। वह पीएफ जो होगा वो प्लस का एफ होगा, प्लस का एफ हो जाएगा बच्चों, बस वैल्यू रख देंगे, सिंपल है। इसको आप समीकरण 7 दे सकते थे, समीकरण 7 से वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों पीसी बराबर कितना रखोगे, आर, और बच्चों इसके जगह रखोगे एफ, तो ये आपका हो गया आर बराबर 2f या एफ बराबर r/2। जी हाँ बच्चों, यानी यहां पर आपका आ चुका है दर्पण के लिए या गोली दर्पण के लिए जो आपका फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इतना ही सूत्र आपका अवतल के लिए भी आया था, उत्तल के लिए भी आया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एफ क्या है बच्चों, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, यही प्रूव करना है। कभी कभी आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर शेयर करिएगा। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट नंबर है 9685 299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। शिव कोचिंग क्लासेस में प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं आपके लिए बच्चों। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तुरंत संपर्क करें और प्रॉपर रूप से नोट्स लें, तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।